नमस्कार भाइयों। आज हमारा पॉलिटी के सेगमेंट में 15 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू थे। एग्जीक्यूटिव जो बॉडी थी 1946 में, एक अंतरिम सरकार की कार्यकारी परिषद बनी हुई थी, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मामले, सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये मौलिक अधिकारों के जो है संबंधित जो है, ये भी इनके अंदर मौलिक अधिकार भी था। अल्पसंख्यक मामले भी इन्हीं के अंदर थे। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। श्रम मंत्री थे जगजीवन राम और रेलवे मंत्री एवं परिवहन मंत्री आसफ अली थे। देखिए हुआ क्या था, आपको पता होगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के जो सदस्यों को चुना गया था वो 1946 के द्वारा जो गठित अंतरिम सरकार थी, इसके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें कि आपको पता होगा कि 292 सीटें जो थी, ठीक है, ये ब्रिटिश भारत की थी। 4 कमिश्नरी प्रांत से थे और 75 या इसके आसपास जो है आपका क्या था, देशी रियासतों से जो सीटें थी मिलकर के सामने आई हुई थी। इसको हम आगे भी पर्टिकुलर मामले में देखेंगे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो कहते हैं कि ये उनका निर्वाचन, जो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा हुआ था। किनके द्वारा चूज गया था? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी, इन्हीं के मेंबर इनको चूज किए थे। हर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीटें निर्धारित की गई थी। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का जो है सुझाव दिया था, एक संविधान सभा होनी चाहिए? तो डी होगा एम.एन. रॉय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय ने के दिमाग में उपज आया था। ब्रिटिश सरकार ने लिन निथिगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन का विचार किया, लेकिन निश्चित आश्वासन नहीं दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में जो आया था, सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया था और कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा इस सभा का जो है गठित कर दिया गया था। नवंबर 1946 में अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी जो थे यही थे संविधान सभा के अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष थे। ये एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष थे। यह मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान सभा की मसौदा तैयार करने वाली समिति के 6 सदस्यों में से एक थे। पी पट्टाभी सीतारामैया संविधान सभा के हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो होगी 15। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये बेगम एजाज रसूल थी, कमला चौधरी थी, हंसा मेहता थी, रेणुका रे थी, दुर्गाबाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन, दकरयानी बैलयुद्धन, पूर्णिमा बनर्जी, सुचित्रा कृपलानी, मस्कैरिनी और लीला रॉय, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मालती चौधरी। इतनी लोग जो थी, ये 15 महिलाएं जो थी संविधान सभा में बतौर मेंबर में कार्य कर रहे। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब होता है प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी।
और इसका जो प्रस्ताव हुआ था इसका 29 अगस्त 1947 को ये जो है ये प्रस्तावित हुआ था। तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या जो थी ये कितनी थी? 7 थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे, बी एल मित्र के स्थान पर इनको रखा गया था, डी पी खेतान थे, इनकी वर्ष 1948 मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचार्य इनके स्थान पर आ गए थे। ठीक है, तो बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव आ गए थे, तो आप सीधा एन माधव राव रखिए और टी टी कृष्णमाचार्य रख दीजिए। ठीक है, तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और कौन थे? टी टी कृष्णमाचारी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व की भावना को स्वीकृत करता है। यह किसका कथन है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाते हुए कहा कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है, मतलब उस जीवन जीने की कला से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, जो जीवन में आप सिद्धांत के रूप से उदार होइए, समानता का भाव रखिए और भ्रातृत्व को भावना को स्वीकार कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा टॉपिक है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? केवल महिलाओं के लिए? जहां पर केवल आएगा तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, नकार दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी गलत मान लिया गया। मौजूदा प्रणाली में संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। देखिए मैं आपको बिना पढ़े इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करवाता हूँ। केवल जहां आएगा तो भाई संविधान में केवल शब्द की कहीं वो व्यवस्था ही नहीं है, तो कट जाएगा। अब मौजूदा प्रणाली में संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। भाई संविधान में संशोधन तो अपेक्षित है। एक दवा भी धीरे धीरे जो है वो जहर बन जाती है जब उसका एक्सपायरी डेट आ जाता है, तो कोई भी संशोधन ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं? हमारा संविधान में अभी तक जो है 106 के आसपास संशोधन हो चुके हैं, तो इसका मतलब जो है ये भी जो है गलत बात है। ठीक है, शिष्ट वर्ग के प्रति पक्षपात, जहाँ पक्षपात शब्द आया ये भी गलत है भाई। किसी के पक्षपात की बात नहीं की गई, चाहे शिष्ट वर्ग हो, चाहे निचला वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, तो ये भी गलत मान लिया जाएगा। तो जब तीनों गलत है तो ये ऑलरेडी सही मान लिया जाएगा। समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। ठीक है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर प्रदान करना, और संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य समाज के किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम बताए गए हैं: सामाजिक समानताएं, राजनैतिक समानताएं और आर्थिक समानताएं। देखिए हम कहते हैं कि एक तरफ हमारे भारत में संविधान की समानता है, लेकिन दूसरी तरफ हम आरक्षण देते हैं। ऐसा क्यों है? सपोज डेट आप 2 बच्चे हैं आपके, आप पिता हैं। एक बच्चा आपका फिजिकली डिसेबिलिटी है और वो चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। एक बच्चा आपका हष्ट पुष्ट है, तो आप सबसे ज़्यादा प्रेम किसको करेंगे? प्रेम तो आपको दोनों के लिए समान होगा। ये परेशान होगा तब भी आप दुखी होंगे, ये परेशान होगा तब भी आप दुखी होंगे, लेकिन आपका स्नेह ज़्यादा इसके साथ रहेगा। क्यों रहेगा भाई? देखिए हमारा जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र के जो पिता होते हैं हमारे पिता होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारे पिता समान होते हैं, तो वो इससे ज़्यादा प्रेम करेंगे क्योंकि वो कमज़ोर है औरों की अपेक्षा। अगर इसको सहायता नहीं मिली तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये मर जाएगा। जबकि ये अगर इसको थोड़ा बहुत अगर हम दिक्कतें भी होंगी तो ये सर्वाइव कर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग होते हैं वो एक तरीके से भेदभाव करते हैं, लेकिन पॉजिटिव भेदभाव करते हैं, पॉजिटिव रूप से भेदभाव करते हैं, जिससे कि उनको जीवन जीने की मौका मिल जाए। इसीलिए जो है आरक्षण का प्रावधान लाया गया था। में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अब नहीं बताया। लिखित और विस्तृत संविधान है, तो ये तो है भैया। द्विस्तरीय सरकार है, ठीक है, ये भी है।
द्विस्तरीय सरकार, चलिए ठीक है। एकल नागरिकता ये तो है यहाँ पे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये भी है। द्विस्तरीय सरकार का मतलब क्या होता है, देखिए द्विसदनात्मक बोले तो सही है, द्विस्तरीय यहाँ पर मैंने आज पहली बार सुना तो ये गलत होगा, यहाँ पे भी दिया गया है। तो दो स्तरीय सरकार आप नहीं कह सकते हैं, मतलब एक ही जगह पे दो स्तर का सरकार नहीं हो सकता, सरकार एक स्थान पर एक ही प्रकार का होगा, दो स्तर उसका नहीं होगा, ठीक है। द्विसदनीय सरकार हो सकती है, ठीक है, द्विसदनीय सरकार हो सकती है, द्वैध शासन प्रक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन द्विस्तरीय सरकार नहीं होगी, ठीक है। तो ये यही सही है। अब देखिए ये पेट 16/10/2022 में पूछा गया, अधिकांश इस क्वेश्चन को गलत किए होंगे, मेरे में तो आया नहीं थे ना, मैं भी गलत कर जाता यहाँ पे, जो कि द्विस्तरीय सरकार, लेकिन फिर भी मैं गलत नहीं करता, चूंकि लिखित संविधान है ही, एकल नागरिकता है ही, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, तो मैं इसको ऑलरेडी मारता, सही मारता इसको, ठीक है। फिलहाल यही सही है। भारतीय संविधान भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां सहित विश्व की सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। देखिए होता क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड जब आप पढ़ते रहेंगे, देखिए होता क्या है कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, हजारों लाखों क्वेश्चंस जब आपके आगे से गुजरता है, तो आपको ये एक दिन में टेंडेंसी समझ में आ जाती है कि हमको किस प्रकार से हिट करना है, ट्रायल करना, निकल कर क्वेश्चन को सही कर देना है, ठीक है। इसी को तुक्का प्रणाली कहते हैं, वैज्ञानिक तुक्का प्रणाली। इसकी प्रमुख विशेषताओं में लिखित और विस्तृत और एकल नागरिकता, सार्वभौमिक मताधिकार, किंतु द्विस्तरीय सरकार की विशेषता नहीं है, बल्कि यहाँ त्रिस्तरीय केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार की अस्तित्व में है। कैसे कैसे है, देखिए त्रिस्तरीय क्या है, पहला है आपका ऊपर केंद्र है, उसके बाद आपका राज्य है, ठीक है, केंद्र राज्य को कवर करता है, फिर इसके नीचे एक जो है एक और है, उसको हम कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय व्यवस्था, जो राज्य सरकार इनको संतुलित करता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, इसको हमको नहीं भूलना चाहिए था, और यही इसलिए गलत था, ठीक है। स्थानीय नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय इसको बोलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे, किसके यहाँ से प्रेरित थे, तो यहाँ होगा आयरलैंड से। यूएसए से मौलिक अधिकार आए थे, राष्ट्रपति का पद आया था, ठीक है। लिया गया था, नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए थे, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, आपातकाल जर्मनी से लिया गया था, मौलिक कर्तव्य रसिया से लिए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का, डैश भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा कहां से ली गई थी, तो यूएसए से ली गई थी, ठीक है। सप्लाई फैक्टर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन का क्या मतलब होता है, जैसे कोर्ट किसी मामले में न्यायालय आदेश दे देती है, तो कोर्ट इसको बाद में रिव्यू भी कर सकती है, इसी को पुनरावलोकन कहते हैं। निर्वाचन, राष्ट्रपति, महाभियोग का प्रावधान लिया गया है, मतलब इतने लिए गए हैं। ब्रिटिश के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली लिया गया तो ब्रिटिश से लिया गया है, लेकिन संघीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता एवं मंत्रिमंडल व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है, कनाडा के से संघात्मक व्यवस्था का एवं अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी, ऐसा लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व एवं राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व के प्रावधान को लिया गया है। तो आपको लगता है कि किसी ने हमारे संविधान को बनाने के लिए मेहनत किया हुआ है, हर जगह से तो लिया गया है, ठीक है। हाँ, संकलन करने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अकेले योगदान नहीं, उसमें उनकी कमेटियों का योगदान है, सभी ने बराबर मेहनत किया है, आप किसी को एक प्रकार से जस्टिस नहीं कर सकते हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, और न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था ली गई है, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है राष्ट्रपति की, तो यहां से सबसे लिए गए हैं।
ठीक है। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचार का आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने राजशाही निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा प्रतिपादित कर क्रांति को सफल बनाया था, जिसके बाद फ्रांसीसी संविधान के आदर्श के रूप में वर्णित किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है? तो त्रिस्तरीय सरकार मैंने ऊपर देखा था, ये है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी है। भौतिक, ठीक है। राज्य की नीति सीधक सिद्धांत, ये भी है। सबसे छोटा लिखित संविधान, ये भैया गलत है। तो बिना कुछ पढ़े आप लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए ऊपर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो इसको आपने सही कर लिया है। ये सप्लाई इंस्पेक्टर का है और यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा गया था, तो इसी के आधार पर 2022 में पूछा गया था, उसी के आधार पर इसको बनाया गया। भारतीय संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान ना होकर विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान की अन्य विशेषताएं विभिन्न स्रोतों से विहित की गई हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय, एकीकृत स्वतंत्रता, न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, त्रिस्तरीय सरकार और एकक नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ठीक है, तो अर्धसंघीय संरचना है। ठीक है, संघ का मतलब होता है कि समस्त शक्तियां जो है केंद्र की तरफ जो है वो धुरी हुई हो, मतलब घूमी हुई हो, केंद्र ही मेन हो। लेकिन भारत में ऐसा क्या है? भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कुछ शक्तियां राज्यों को भी दी गई, इसलिए भारत को अर्धसंघीय प्रणाली कहते हैं, इसलिए सही माना है। प्रतिबंध न्यायतंत्र, भैया ये तो कतई नहीं है। न्यायतंत्र हमारा प्रतिबंधित नहीं है, तो यही गलत है। शक्तियों का वितरण भी है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता भी यहाँ पर है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखित संविधान की सर्वोच्चता है। विभिन्न संविधान के मूल तत्वों को ग्रहण करना और नम्यता तथा अनम्यता का समन्वय, एकात्मक की ओर झुकाव और के साथ संघीय व्यवस्था, अर्धसंघीय संरचना, सरकार का संसदीय रूप, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार एवं नीति निषेधक तत्व, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, शक्तियों का विभाजन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एकक नागरिकता। 28 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य डैश सुरक्षित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार, सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, सभी के भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार कर्तव्यों को, सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को, यही सही है, यही सुरक्षित करना है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना है। प्रस्तावना का लक्ष्य सभी वर्गों, सभी लोगों के, नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवशेष शक्तियों का विचार भारतीय संविधान कहाँ से आया? तो यहाँ कनाडा होगा, यही सही है। ठीक है, कनाडा से संघीय शक्ति और अवशेष शक्ति का प्रावधान जो केंद्र की तरफ झुका है उसको है। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपको पता होगा न्यायालय की स्वतंत्रता का प्रावधान है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, राष्ट्रपति का पद लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया? अभी आपने पढ़ा था, तो आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। यूके से क्या लिया गया? तो यहाँ से संसदीय प्रणाली ली गई है। ठीक है, कनाडा से लिया गया मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से जो है नीति से, तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है? तो इसका क्वेश्चन जो है ये अलिखित है और ये उत्तर भी लोअर द्वितीय 15/7/2018 में आया था। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह लगभग 1,17,369 शब्दों से बना है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे और वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है इन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है, तो हम आगे बढ़ेंगे।
31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान लिखा गया है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष अधिक किंतु 3 वर्ष से अधिक से कम। भारतीय संविधान का निर्माण कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। भारतीय संविधान का प्रारूप 114 दिन, प्रारूप पर 114 दिन बहस हुआ था। ठीक है, 7 सदस्यीय कमेटी थी टोटली। इसमें अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, बाकी 6 सदस्य थे तथा संविधान निर्माण 63,96,729 रुपए में व्यय हुआ था। इसमें 63,96,729 रुपए इस निर्माण में इसके व्यय हुए थे। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है, अभिव्यक्ति एवं विश्वास की, हैसियत और अवसर की, विचार और व्यक्ति की। यहाँ जो कि अवसर की और अभिव्यक्ति की, तो हैसियत और अवसर की। हैसियत का मतलब होता है पैसा और अवसर की भी समानता देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हैसियत, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो है दी गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लेखित है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ठीक है, तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, ये तो सही है। यह अनुमेय है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये अनम्य भी है कुछ रूप में भी, यानी इसका मूल संरचना संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। मूल संरचना नहीं बदला जा सकता, ये भी अनम्य भी है। ठीक है, सही है, ये भी सही है। और आगे बढ़ते हैं। यह एकल है क्योंकि केंद्र की अधिक शक्ति है, लेकिन संघीय गलत बात है, यही नहीं है। यह एकल है किंतु केंद्र से अधिक शक्ति है, केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन संघीय भी है, लेकिन शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को विभाजित करता है। हाँ सही है, पूरा नहीं पढ़ा था हमने, सॉरी। तो ये सही बात है, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य दोनों के भी विभाजित है। यह एकल है, केंद्र और में अधिक शक्ति प्रदान है, लेकिन संघीय भी है। ठीक है, क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य दोनों में विभाजित की गई, ये भी ठीक है। इसे राज्य में राज्यपाल या सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जाए तो भाई ये बहुत गलत। संसद किससे संशोधित किया जा सकता है? ये ग्राम विकास गई 2018 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया संशोधन की है। भारत में संविधान संशोधन के लिए भारत की संसद से भिन्न किसी अन्य संवैधानिक निकाय या जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। भारत में संविधान संशोधन का कार्य केवल भारत की संसद करती है। संविधान में संशोधन हेतु विधेयक संसद की किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के एक सदन में पारित होने के बाद वही विधेयक संसद के दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से भी पारित होना चाहिए। इसी प्रकार संविधान को राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया नहीं जा सकता है। ठीक है, पूरा प्रश्न पढ़िए। जब पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन अपने आप आपको गलत दिख जाएगा, आप पढ़ाई किए रहेंगे तो मैंने देखा आगे पढ़ा, देखिए मैं आगे बढ़ गया यहाँ पे। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान के मूल निहित हैं। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली हम भारत के लोग अमेरिका से ली गई है। ठीक है, तो कल हमारा टॉपिक होगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो कल हम अपना जो है आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।